देखिए तीनों चीज इसको कहते हैं क्या, परमानेंट, ये टेम्पररी, और ये एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबको पता ही है ना, छोड़ते हैं। देखिए तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिलाजुलाकर हमको क्या करना है, जन्म होने से रोकना है, ठीक है। क्यों, क्या कैसे, सब कुछ पता है, कैसे रोक सकते हैं। पहला बात है क्या, अस्थाई। अस्थाई में कहने का मतलब कि या तो हम मेल के साथ या तो फीमेल के साथ कुछ ऐसा करने वाले, कुछ ऐसे उसके बॉडी में चेंज लाने वाले हैं जिसके वजह से वो आजीवन अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे ही बात किया था वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी और दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी। अब वो वैसेक्टॉमी किसके साथ करते हैं, मेल के साथ। ट्यूबेक्टॉमी किसके साथ करते हैं, फीमेल के साथ, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, तो मेल का जो वास डिफरेंस होता है, पढ़ा है हमने स्ट्रक्चर में, तो मेल का जो वास डिफरेंस, जो सबसे अंतिम का जो ट्यूब होता है, ठीक है, उसको काट करके बाहर कर दिया जाएगा। और मतलब बाहर नहीं, काट करके अलग कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा, देखो जरा, यहाँ लास्ट में जो यूरेटर था, यहाँ पर जो ट्यूब आ रहा था उसका नाम क्या था, वास डिफरेंस, और ये जुड़ा हुआ था अंतिम में किसके साथ, जाकर के टेस्टिस के साथ, ठीक। यहाँ पर कुछ हमारे ग्लैंड्स मिल रहे थे, याद है सभी को। वो ग्लैंड्स क्या बना रहे थे, कुछ फ्लूइड बना रहे थे, और वो फ्लूइड कहीं ना कहीं आगे जाकर के वीर्य बनाने का काम कर रहे थे, यानी कि सीमन बनाने का, ठीक है। और उस सीमन में कौन आ रहा था, स्पर्म इस रास्ते से घूमते हुए आ रहा था, ठीक। अब क्या होगा, इस ट्यूब को हमें काट देना है, ठीक है। यहाँ नहीं काट रहे, मतलब कहीं पे भी काट देंगे। अब काट देने से क्या हो जाएगा, एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, एक अवरोध बन गया। अब इधर से सीमन तो आएगा, वीर्य तो आएगा, वीर्य में कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन दूर रखिएगा, वीर्य में कोई दिक्कत नहीं होगा, वीर्य आएंगे, फ्लूइड आएंगे बाहर, ठीक है। लेकिन उस फ्लूइड में कौन नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों ट्यूब को काट करके सेपरेट कर दिया, या तो उसको बांध करके अलग कर दिया, ठीक है। आप पुराने तरीके में क्या करते थे कि इसको केवल बांध करके छोड़ा जाता था, ठीक है। तो बांध करके छोड़ दिया, कुछ समय के बाद यदि ये नलिका खुल गई तो वापस क्या हो जाएंगे, बच्चे का जन्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते, सीधा इसको काट करके हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि शुक्राणु आगे नहीं जाएगा। लेकिन क्या वीर्य पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा, नहीं। उस नर के शरीर से वीर्य बाहर आएगा, क्योंकि वीर्य बनाने का काम इन ग्रंथियों का है, ठीक है। तो वीर्य बाहर आएगा, सीमन बाहर आएगा, उस सीमन में किस चीज की कमी हो जाएगी, स्पर्म की। तो ये काम हमने किसके साथ कर दिया, एक मेल के साथ, ठीक है। वैसेक्टॉमी किसके साथ, एक मेल के साथ। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या कर देते हैं कि फीमेल बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब मिल रहा था, उस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, इधर यहां फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट देते हैं। अब काट दिया, इधर भी काट देंगे, दोनों साइड। चलो अब क्या होगा, तो यहां ओवम तो आएगा, ठीक है। इधर स्पर्म भी चलो आ गया, लेकिन क्या कांटेक्ट हो पाएगा क्या, जब कांटेक्ट नहीं होगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या हमने बर्थ को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या ये टेम्पररी मेथड है कि परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बर्थ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास परमानेंट। तो परमानेंट में दो बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या, एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि डॉक्टरों की सहायता से जो प्रेगनेंसी क्रिएट हुई है, यानी कि कोई महिला है उसने गर्भ धारण किया है, उसको क्या कर देना है, खत्म कर देना। यानी कि मैं सीधा सीधा इसको कह सकता हूं एबॉर्शन, गर्भपात। एक गर्भपात नेचुरल होता है जो ऑटोमेटिक हो जाए, अपने से हो जाए, ठीक है, किसी कारणवश। और एक ऐसा गर्भपात जो मनुष्यों के द्वारा कराया जाए डॉक्टर की सहायता से, उसको क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये मेथड इसलिए लाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास पहले एक जांच हुआ करता था, एमनियोसिंटेसिस। याद है सभी को, एमनियोसिंटेसिस। अब एमनियोसिंटेसिस का मतलब क्या है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा था ना, उस गर्भ में क्या बताया था, कुछ तरल है, कुछ फ्लूइड है। इस फ्लूइड के अंदर कौन, ये बच्चा है, ठीक है।
अब ये जो जांच है इसका मतलब क्या है कि इस तरल को हमने क्या बोला था, एमनियोटिक तरल या एमनियोटिक फ्लूइड बोला था, ठीक है। ये बच्चा इसमें पल रहा है, क्या इस बच्चे की कोशिका यहाँ पर होगी क्या? जाहिर सी बात है कि बाबू हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो टच करने से हमारे कुछ सेल उस ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं। जैसे मैं इसको इस्तेमाल में ले रहा हूं, मेरे कुछ सेल इस पर आ गए होंगे, ठीक है। और ये बच्चा तो इस पानी में रह रहा है, तो पानी में रह रहा है तो क्या इसके शरीर की कुछ कोशिकाएं नहीं आई होंगी क्या? यहाँ पे आई होंगी ना। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बाहर और इस फ्लूइड को ले जाकर के बाहर क्या करते हैं, इस फ्लूइड की जांच करते हैं। इस फ्लूइड में क्या मिलेगा, इस बच्चे की कोशिका मिल जाएगी। इस कोशिका में क्या मिलेगा, केंद्रक। इसके केंद्रक में क्या मिल जाएंगे, इसके 46 क्रोमोसोम। और यदि हम क्रोमोसोम का स्टडी कर लें, क्रोमोसोम का पूरा जांच पड़ताल कर लें, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस बच्चे में होगा, वो सब कुछ डेटा कहां पर मिल जाएगा, क्रोमोसोम में। हो सकता है कि ये बच्चा अभी तो ठीक है, चलो गर्भ में पैदा होने के बाद पता चले कि ये बच्चा विकलांग है, पैदा होने के बाद पता चले कि ये बच्चा आंखों से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है कानों से, इस प्रकार की दिक्कत आती है बच्चे में, ठीक है। तो ये एमटीपी इसलिए लाया गया था कि प्रसव से पूर्व बच्चे की क्या कर ली जाए, जांच कर ली जाए। यानी कि पार्चुरेशन से पहले, डिलीवरी से पहले अगर बच्चे की जांच पड़ताल कर ली जाए और बच्चे में किसी प्रकार का कोई दोष मिला तो क्या कर देना है, बच्चे को एबॉर्शन करा देना, खत्म कर देना है, ठीक है। ये उसके लिए आया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस एमटीपी का क्या होने लगा, गलत इस्तेमाल होने लगा, है ना। इसका इस्तेमाल कहां पर होने लगा, मादा भ्रूण हत्या में जाने लगा, जिसको कहते हैं क्या, फीमेल फोइटोसाइड कह देते हैं। बताया था ना कि हमारे यहाँ पे लोग कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा के हैं। अब वो पुराने ख्याल के लोग क्या करते हैं कि लड़के को ज्यादा मान्यता देते हैं, लड़की को कम। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर पता चल गया पहले ही अल्ट्रासाउंड में, या फिर एमनियोसेंटेसिस से भी बैन है हमारे यहाँ, पता है ना। तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे अल्ट्रासाउंड में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है कि लड़की, फिर उसको मार देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई है कि मारना नहीं है। इसके साथ साथ कुछ डेटा भी आएगा पढ़ने के लिए कि कोई टाइमिंग था इसका ना, कुछ ईयर 1971 में, नहीं वो नहीं, इस एमटीपी को रोका गया था कब, शायद आप लोगों के सिलेबस में है भी नहीं शायद, क्या देख लेंगे, अगर आएगा तो देख लेंगे। अल्ट्रासाउंड वाला ही है कि अगर अब अभी जाओ, कहीं भी जाओगे अल्ट्रासाउंड वाले के पास तो वहां पर लिखा रहता है साफ साफ कि यहाँ भ्रूण का लिंग जांच नहीं होता है, ठीक है, बैन है। और उसके बाद भी कुछ नहीं करना है, 500,000 धराइए, काम हो जाता है, ठीक है। खैर, एमटीपी क्लियर हो गया। एमटीपी का मतलब क्या होता है कि सहगर्भता को खत्म करना, प्रेगनेंसी को खत्म करना। और खत्म क्यों करते हैं, तो पहले जांच की जाती है इस बच्चे की, किसी प्रकार का कोई डिफेक्टिव है, कोई दोष है, तब जाकर के इस बच्चे को क्या कर देना है, मार देना है, ठीक है। मारने का भी तरीका बताया था कैसे मारना है ना, काट पीट करके मारते हैं इसको। चलो इसी बहाने यहीं पे खत्म ही कर देते हैं इसको। चलिए, पता चल गया ना कि किसी प्रकार का कोई दोष है इस बच्चे में, ठीक है। अब कैंची, ठीक है, कैंची की सहायता से क्या करते हैं, पहले इस थैली को काटा, थैली के बाद इस बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, तब जाकर के इसको फिर बाहर कर लिया जाता है। ये है एमटीपी, जिसको आप एबॉर्शन कहते हो। और ये एबॉर्शन जितने दिनों बाद कराया जाए उतना ही ज्यादा खतरा होता है उस मां को, ठीक है। हालांकि ये इसके लिए भी कंडीशन होता है कि 5-6 महीने से पहले ही आपको क्या कराना है, एबॉर्शन कराना है। ज्यादा देर कराओगे तो काफी ज्यादा समस्या होगी। खत्म हमारा एमटीपी भी, ठीक है, दोनों चीजें खत्म। अब क्या बच गया, अस्थायी मेथड। अस्थायी मतलब कि टेम्पररी, जब तक हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब तक वो महिला गर्भवती नहीं होगी। इस्तेमाल छोड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। आइए अस्थायी को लेके चलते हैं। क्लियर है यहां तक? अब अस्थायी में यानी कि टेम्पररी मेथड में है कुछ बहुत सारे तरीके। इसमें सबसे पहला है आपका नेचुरल, प्राकृतिक, उसके बाद रोधक, बैरियर, रासायनिक, केमिकल, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति, और क्या रह गया जी, हार्मोन, सॉरी, दवाइयां, पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बोलते हैं इसको,
ओसीपी, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चलिए एक एक करके जरा नेमिंग बताइएगा, देखते हैं कुछ याद ही होगा हमको। स्तनपान अनार्तो, स्तनपान अनार्तो, आवधिक आत्मसंयम, आवधिक आत्मसंयम, आंतरित मैथुन ना, आंतरित मैथुन। ठीक है, रुकते जाओ, नेमिंग कर लें पहले। बैरियर में कॉन्डम, फेमिडोम भी, फेमिडोम, और हो गया ना, एक साथ नहीं बोलो। हाँ, डायाफ्राम बोल्ट, डायाफ्राम बोल्ट और सर्विकल कैप। सर्विकल कैप, अरे ठहर जाओ, एक एक चीज क्लियर कर लेंगे। चलिए यहां बताइए, ये जिंक होता है और क्या होता है? जिंक सल्फेट ना, और बोरिक एसिड। चलिए जिंक सल्फेट, और दूसरा होता है केमिकल आपका बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। चलो खत्म। क्या क्या आता है इसमें? जेल, पेस्ट और फोम। हो गया। आईयूडी दो प्रकार की, सबसे पहला कॉपर आईयूडी और दूसरा हार्मोन आईयूडी। और पिल्स तो पिल्स, दवाइयां जैसे माला डी लिख दें, माला डी, माला एन, और तीसरा लिख देते हैं सहेली। चलो कुछ उठा इसमें नहीं ना, फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखिएगा ये स्क्रीन में आ रहा है क्या? देखो तो बाबू जरा इधर 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 कट रहा है। अच्छा छोड़ो, समझते क्या क्या चीजें। इसका इंग्लिश जरा देखिएगा। स्तनपान अनार्तो लैक्टेशन एमिनोरिया कहते हैं, ठीक है, लैक्टेशन एमिनोरिया। अब स्तनपान अनार्तो का मतलब क्या होता है एक एक करके समझो, बाकी किताब में सब कुछ दे रखा है, ठीक है, आसानी से जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। स्तनपान अनार्तो का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, बच्चे के जन्म होने के बाद जब एक मां क्या करती है, कुछ दिनों तक दुग्ध पिलाती है अपने बच्चे को, और जब तक वो दुग्ध पिलाती है, कभी केयर करिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के पीछे रीजन क्या होता है कि लैक्टेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कौन से? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। और उनके जब तक श्रावण होते रहेंगे ना, तब तक एलएच और एफएसएच गड़बड़ाया रहेगा, ठीक है। आज ऐसे ही ऐसा नहीं है कि माँ अभी बच्चे को दुग्ध पिलाना छोड़ दे तभी आएगा एमसी, नहीं, दुग्ध पिलाने के क्रम में भी क्या आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, लेकिन कुछ समय तक 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक क्या रहता है, बंद रहता है। उस समय तक यदि कोई मेल फीमेल क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी भी करेगा, तो क्या होगा, ओवम सेल नहीं मिलेगा। स्पर्म तो मिल जाएगा, ओवम सेल नहीं मिलेगा। ओवम सेल नहीं मिलेगा तो हमको क्या ही करना है, बर्थ को कंट्रोल करना है। और ये सारे के सारे क्या है, अस्थायी मेथड है, यानी कि टेम्परेरी है। हम जब तक इसका इस्तेमाल करेंगे तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा, इस्तेमाल छोड़ेंगे तो बच्चे का जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या केयर कर सकते हैं कि जब तक कोई महिला है यदि अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही है तो उस समय तक वो क्या कर सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पहला खत्म। दूसरा क्या, आवधिक आत्मसंयम। अब इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना होता है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बात आती है इजैकुलेशन की, इजैकुलेशन मतलब कि वीर्य बाहर आने की, वीर्य स्खलन की बात आती है, उस समय क्या कर देना, नहीं सॉरी, आवधिक आत्मसंयम गड़बड़, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें याद होगा कि कहीं ना कहीं हमने 2-3 चीजें केयर की थी, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, दूसरा 6 से लेकर के 13, फिर 14, और फिर उसके बाद 15 से लेकर के 28। ये चारों स्टेज सभी को याद है, ठीक है। ये 14 तारीख को हमने अकेला इसलिए रखा है क्योंकि इस दिन पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस दिन पर फैलोपियन ट्यूब में क्या आ जाते हैं, ओवम सेल आ जाते हैं, मे बी लेफ्ट में आया हो या मे बी राइट में आया हो।
और अगर ओव्यूलेशन से पहले क्या करे, जैसे 1 तारीख को और लेकर के 5 तारीख तक क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन फेज चला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चला है, ठीक है, उसके बाद बीच का ये टाइमिंग, तो क्या करना होता है सीधा सीधा कि ओव्यूलेशन के डेट को याद करिए और ओव्यूलेशन से पहले 7 दिन छोड़ दीजिए और ओव्यूलेशन के बाद 7 दिन छोड़ दीजिए। अब इस बात का जानकारी उस मेल फीमेल को होना चाहिए। सबसे पहला मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अब उस दोनों को पता होगा क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट क्या है, साथ ही साथ अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट याद होगा तो ये मिड डेट भी याद रहेगा, ठीक है। अब किसी महिला का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख को स्टार्ट होता है और 28 को ये साइकिल पूरा होता है, इस बीच में क्या आ रहा है, 14 तारीख आ रहा है, इसका मतलब उस महिला के अंदर ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14 तारीख को। तो 14 तारीख से 7 दिन पहले वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं जाएगी और 14 तारीख के बाद 7 दिन तक, यानी कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करना है, 14 दिन की गैपिंग रखनी है, इस बीच में उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ पर क्या किया उन्होंने, कंट्रोल किया, है ना। किस बेस पे कंट्रोल किया, कैलेंडर बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। कैलेंडर बेस किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैलेंडर बेस पे यदि कंट्रोल रहे तभी क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, आंतरिक मैथुन, इंटरनल कॉपुलेशन को रोकना है, यानी कि एक मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान है और जैसे ही एक मेल के पेनिस से क्या रिलीज होने वाला है, सीमन, उसने क्या कर दिया, पेनिस को बाहर, यानी कि सीमन को वेजाइना में नहीं बाहर रिलीज किया, तो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा बर्थ। ये तीनों के तीनों खत्म। अब आ जाते हैं इधर बैरियर्स। बैरियर का मतलब क्या होता है कि रोधक लगाना है, बीच में रोकना है, किसको मिलने से रोकना है, इधर ओवम सेल है, इधर स्पर्म सेल है, इन दोनों को मिलने नहीं देना। मिल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, रोक दिया यदि हमने तो काम ही हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके लिए क्या है, कॉन्डम। ये क्या होता है, लैटेक्स का एक मतलब कि लेयर होता है और इस कॉन्डम को इस्तेमाल करते हैं कौन, मेल, अपने पेनिस के ऊपर पहन लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिससे फायदा क्या होगा कि जो भी आपका सीमन रिलीज होगा वो इस थैले में पैक रह जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, हमने कांटेक्ट को रोक दिया, ठीक है। ऐसा ही फेमिडोम होता है, वो फेमिडोम क्या होता है, कुछ यूं एक साइड से पैक रहता है, ये एरिया पैक रहता है, ये एरिया ओपन रहेगा और इसको कहां लगाया जाता है, वेजाइना में, ठीक है। अब ये एक लेयर बन जाएगा, अब यहां से अगर रिलीज होगा भी सीमन तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इसके अंदर पैक रह जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या है, लैटेक्स के लेयर है। फेमिडोम कौन इस्तेमाल करता है, फीमेल, कॉन्डम कौन इस्तेमाल करता है, मेल, दोनों का दोनों एक तरीके का बैरियर। उसके बाद सीधा सीधा आया कौन, डायाफ्राम, वोल्ट और सर्विकल कैप। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरीके का, ये भी बैरियर है, एक तरीके का कैप होता है, ठीक है, ऐसा। इसको कहां पे लगा दिया, यूट्रस में। सबसे जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं डायफ्राम, कहां पे लगा देते हैं, यूट्रस में। अब इधर मान लिया जाए कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम सेल है, इधर मेल ने क्या कर दिया, सीमन को रिलीज कर दिया। अब उसके बाद सीमन में से स्पर्म ऊपर जाना तो चाहेगा, लेकिन क्या है, रास्ता बंद है, इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा, तो हमने फिर भी क्या कर दिया, एक बैरियर बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या आप इतना याद रखिएगा कि डायाफ्राम लगाया कहां पर जाता है, कहां पे लगता है डायाफ्राम, यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद कौन, बोल्ट। बोल्ट कैसा रहता है, थोड़ा सा सर्विकल कैप याद रखिएगा, कहां पे लगता है, सर्विक्स में, यहां इसके नीचे, गर्भाशय के नीचे का एरिया क्या होता है, ग्रीवा, ठीक है। तो इस ग्रीवा में क्या लगाया जाता है, बोल्ट, ठीक है। सॉरी सर्विकल कैप, ये कुछ ये बोल्ट बना दिए ना, ये डायफ्राम के जैसा ही रहेगा और एक इसके ऊपर जो कुछ यूं होगा इस तरीके का, सही है ना। सर्विकल कैप तो सर्विक्स में हो गया, उसके बाद बोल्ट वेजाइना के लिए, ठीक है, ये तो सही है, बोल्ट 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 सही था, सही बनाया था ना, ये इस तरीके से। तीनों कहीं ना कहीं बैरियर ही है, कहां कहां लगाए जाते हैं, सर्विकल कैप को याद रखिएगा, सर्विक्स में, डायफ्राम को कहां पे, यूट्रस में, और इन दोनों के बीच में किसको लगाते हैं, सर्विकल कैप, बोल्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में किसको लगा दिया, बोल्ट, नेमिंग सही लिखा, डायाफ्राम सबसे ऊपर, सर्विकल कैप सर्विक्स में, और इन दोनों के बीच में किसको लगाते हैं, बोल्ट को। तीनों एक साथ नहीं लगाते हैं, तीनों को एक एक करके लगाते हैं। मतलब कि कोई महिला डायफ्राम का यूज कर सकती है, कोई महिला क्या कर सकती है, सर्विकल कैप को लगा सकती है, या फिर कोई क्या लगा सकती है, बोल्ट को लगाती है। कुल मिलाजुलाकर ये बैरियर होगा, स्पर्म को ऊपर नहीं जाने देगा। खत्म। चलिए, ये दोनों के दोनों भी खत्म हो गए। अब क्या रहे, कुछ रसायन। देखो असली मजा इधर है, मतलब कि ज्यादा परेशानी इधर होगी, इन सब में कुछ है ही नहीं ज्यादा, खाली समझ लेना।
उसके बाद क्या है, रसायन। यानी कि अब क्या करने वाले हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ रसायन का यूज करेंगे, कुछ केमिकल का इस्तेमाल लेंगे, और वो केमिकल मार्केट में जेल, पेस्ट या तो फोम के रूप में मिलते हैं। जेल को यूज कर सकते हैं, वो जेल को कहीं ना कहीं वेजाइना में मतलब अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो मेल क्या करेगा अपने पेनिस में भी अप्लाई कर सकता है। उस जेल में होता क्या है, या उस पेस्ट में या फिर उस फोम में होता क्या है, तो क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट। ये भी पूछता नहीं है आपसे, सीधा सीधा कि जो रासायनिक कॉम्बिनेशन होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, यहां से सवाल बनते हैं। याद रहे तो रख लीजिएगा, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब ये करेगा क्या, याद करो, क्या लगा है, एसिड। ठीक है, अब आपको पता है ना स्पर्म को कैसा नेचर चाहिए, बेसिक नेचर चाहिए ना, और चारों तरफ का लेयर कैसा बना दिया आपने, एसिडिक। जाते के साथ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब स्पर्म ही मर जाएगा तो सारी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो मिटा देगा इधर। अब समझने वाली बात है इधर, अब है आपकी आईयूडी। समझना इन सभी बातों को। आईयूडी की बात कर रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति। चलो, अब अंतः गर्भाशय युक्ति, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि गर्भाशय के अंदर लगाया जाने वाला कोई ना कोई क्या है, डिवाइस है। कॉपर टी देखा है किसी ने, कॉपर टी, कॉपर टी नहीं देखे हो, हंसने वाली क्या बात है जी इसमें। ये कुछ इस तरीके का होता है कॉपर टी। ठीक है, अब टी इसके पीछे इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि ये टी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोल देते हैं टी। चलो, अब हमारे पास दो तरह की आईयूडी है जिसको कहां पे प्लांट किया जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, अब गर्भाशय में कुछ यूं लगा दिया जाता है, ये देखो ऐसे, इस तरीके से प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद ये सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना। ठीक है, अब ये धागा होता है, धागा इसलिए होता है क्योंकि जब इसको निकालना होता है धागे को पुल करके खींच करके निकाला जा सकता है। ये हिस्सा बैंड हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये यूं ऐसे बैंड हो जाएगा, जब इसको खींचा जाएगा तो ये बैंड होकर के आसानी से बाहर आ जाता है। लगाते समय तो किसी एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, निकालने के लिए किसी एक्सपर्ट की कोई खास जरूरत नहीं होती है, स्वयं वो महिला आसानी से इस धागे को पकड़ के निकाल सकती है। खैर, अब दोनों में अंतर क्या है, कॉपर आईयूडी में कॉपर आईयूडी और दूसरा हार्मोन आईयूडी। समझिएगा, कॉपर आईयूडी क्या करती है बच्चा, कॉपर रिलीज करती है। ठीक है, और हार्मोन आईयूडी क्या रिलीज करेगी, हार्मोन। और हार्मोन में कौन सा हार्मोन, स्पेशली याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी लिख सकते हो, लेकिन मुख्यतः किसको रिलीज किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब कहानी क्या होती है सुना, ये यहाँ पे लगा दिया क्या हमने, कॉपर टी। अब यहाँ पे लगातार क्या रिलीज होता रहेगा, यहाँ पे कॉपर रिलीज होता रहेगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इनकेस कहीं ना कहीं मेल ने क्या कर दिया, सीमन रिलीज कर दिया, यहाँ पर क्या आ गए, स्पर्म आ गए। और स्पर्म का आपको हिस्सा याद होगा कि स्पर्म जब हमने बनाया था तो कुछ यूं, इसके बीच वाले मिडिल पीस में क्या बनाया था हमने, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था ना। ठीक है, अब जैसे ही ये स्पर्म आगे जाएगा, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे कॉपर है ना, ये कॉपर अटैक करेगा कहां पर, इसके माइटोकॉन्ड्रिया पर। सीधा सीधा इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। स्पर्म नष्ट नहीं हुआ है, क्या नष्ट हुआ है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो गया, क्या ये अपने लिए एनर्जी बना पाएगा, नहीं ना। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इस कॉपर के वजह से क्या होगा कि इस स्पर्म की मोटाइल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जब इसका स्पीड कम हो गया, ये ऊपर तक आगे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सीधा सीधा काम इसका खत्म। तो सीधा सीधा ये बताओ कि जिस महिला ने कॉपर टी लगा रखा है, क्या वो महिला कभी गर्भवती होगी, कभी गर्भवती नहीं होगी। तब तक गर्भवती नहीं होगी, कब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी, जब तक कि उसने क्या लगा रखा है, कॉपर टी लगा रखा है। ठीक है, दूसरा, अब इस कॉपर टी के हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर टी में भी क्या आता है, कुछ एग्जाम्पल है, कॉपर 7, कॉपर 7 और दूसरा क्या था, सहेली, अरे नहीं रुको,
कॉपर 7, अच्छा कॉपर 7 याद रखना। कुछ एक और एग्जांपल है, अरे हाँ सर बोलिए ना। अभी यही आपको टाइम मिलता है, क्लास में है, रखिए अभी, हमको लगा कुछ अर्जेंट है आपका। अरे ठहर जाओ, काहे इतना परेशान हो जाते हो। सारा डेटा है तुम लोग के पास, उसके बाद कैसे घबरा रहा है? हम घबरा रहे हैं? अच्छा वो कॉपर टी नहीं लिखा है ना, कॉपर टी या कॉपर 7, चलो ठीक है। हाँ 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 बस बस सही है आप लोग। चलो कॉपर टी एक हो गया इधर पे, कॉपर टी लिखे ही नहीं थे इसीलिए कंफ्यूज हो गया। पहला एग्जांपल याद रखिएगा कॉपर टी, और दूसरा क्या कॉपर 7। ये दो एग्जांपल है किसका? कॉपर आईओडी का, यानी कि एक ऐसी आईओडी जो क्या रिलीज करती है? कॉपर। ठीक है, दोनों के दोनों हो गए। अब दूसरा कौन? आईओडी ऐसा जो क्या रिलीज करने वाला है? हार्मोन। चलिए हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इसका एग्जांपल प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट और दूसरा LNG-20। अब ये प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 यहां से भी मेनली, अब प्रोजेस्टासर्ट की बात करेंगे तो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और LNG-20 क्या करता है? दोनों रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी। होगी कुछ इसी प्रकार की आईओडी, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या रिलीज कर रहा था? यहाँ पे कॉपर, अब क्या रिलीज होगा यहाँ पे? हार्मोन। अब हार्मोन रिलीज होने से क्या दिक्कत होगी उस बात को समझिएगा, मिटा देते हैं ये सब। अब तनिक याद करो जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां की बात आएगी तभी जाके क्लियर कर पाओगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीजें हुई थी सभी को याद है? सबसे पहला हार्मोन LH और FSH। अब LH और FSH क्या कर रहा था बाबू? तो FSH जा करके कहीं ना कहीं पुट्टिका कोशिका को, फॉलिकल सेल को क्या किया था? प्रेरित। ठीक है, वो क्या हो गई थी? मैच्योर। क्या बनाया था? ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन फॉलिकल। उसी समय किसका लेवल आई हुआ था? LH का। वो ग्राफियन फॉलिकल टूट गया। कुल मिला जुला कर हम ऐसा कह सकते हैं क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया, अंडोत सर्ग हो गया। अंडोत सर्ग होने के साथ ही क्या हुआ था कि फिर आकर के कौन? LH लगातार किसको प्रेरित कर रहा था? जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को क्या लेकर के आ रहा था वहां से? प्रोजेस्टेरॉन। और उससे पहले FSH क्या लेकर आ चुका है? एस्ट्रोजन। ठीक है ये कहानी। चलो अब बात सुनना, एक महिला जिसके गर्भाशय में एक ऐसा आईओडी लगा दिया और वो आईओडी क्या रिलीज कर रहा है? यहाँ पे हार्मोन रिलीज कर रहा है। और मुख्य हार्मोन कौन? प्रोजेस्टेरॉन। और साथ साथ थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगा? एस्ट्रोजन भी मिल जाएगा। अब इससे दिक्कत क्या होगा? इस महिला के अंदर ऑलरेडी क्या चल रहा है? ओव्यूलेशन फेज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। उस दौरान ही कहीं ना कहीं इस महिला के अंदर क्या मिल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? एस्ट्रोजन भी मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इस महिला ने क्या लगाया? एक ऐसा आईओडी जो क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं यही हार्मोन वापस जाएंगे किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, एक सिग्नल लेकर के। होता है क्या है कि ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है किसकी वजह से? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसके वजह से मैनेज होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। तो कहानी मेन कहां से है हमारा? पीयूष ग्रंथि से है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो कि क्या रिलीज करा रही है? LH और FSH। ये LH और FSH रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है लेकिन एक लिमिट मात्रा में बन रहा है एक महिला के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आईओडी लगाया यहाँ पे क्या हुआ? इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से यही वो हार्मोन जाएंगे किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास। सिग्नल दिया इनको कि भाई साहब ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा बन चुका है क्या? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया। अब क्या करिए? LH और FSH को कम कर दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला कि जब यहां पर गर्भाशय में ये आईओडी क्या कर रही है? लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रही है। तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके पास गया? पीयूष ग्रंथि के पास। सिग्नल दिया कि भाई साहब यहाँ पे मात्रा क्या है? ज्यादा है, बढ़ गया है। आप क्या करिए? LH को और FSH को डाउन करिए। ठीक है, अब डाउन इसलिए करिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है।
बदले में पीयूष ग्रंथि ने इसकी बात मान ली। तो मान लिया तो क्या कर दिया, LH और FSH को पूरा का पूरा कम कर दिया, या तो कम कर दिया है तो सीधा सीधा कहें क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलो बंद हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, LH FSH बंद है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसी ने क्या करवाया, LH और FSH को बंद करवाया। ऐसे जस्ट अभी आपने पहले क्या बोला था कि वही FSH जा करके किसको लेकर आता है, एस्ट्रोजन को लेकर के आता है क्या, ठीक है। और उसी समय LH जब हाई होता है तब क्या निकलता है, अंडे बाहर आते हैं, एग सेल बाहर आते हैं, ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद क्या मिलता है फिर हमको, प्रोजेस्टेरोन। अब बच्चा जब LH बंद हो गया, FSH बंद हो गया, खैर FSH से कोई खास लेना देना नहीं है अभी हमको, मतलब किससे, LH से, हालांकि दोनों बंद होता है। अब सोचो कि जब LH बंद हो गया, क्या इस महिला के अंदर कभी ओव्यूलेशन होगा अब, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम सेल बाहर नहीं आएगा, और जब ओवम सेल ही बाहर नहीं है तो कितना भी यहाँ पर स्पर्म मिले, स्पर्म ऊपर भी जाएगा, क्या उसको ओवम सेल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब ओवम सेल नहीं मिलेगा तो चाह कर भी ये महिला कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई, क्या दिक्कत हुआ, मेन चीज क्या था कि यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई, यही जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको बंद कर दिया, LH और FSH को। और LH प्रॉपर्ली जिम्मेदार है क्या कराने के लिए, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। जब LH नहीं होगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ओवम सेल नहीं आएंगे, और जब ओवम सेल ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल से याद रख लीजिएगा, क्या क्या इसका एग्जांपल था, प्रोजेस्टा शॉर्ट और LNG-20। बात पल्ले पड़ी। अब उसके बाद क्या है आपका, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन दवाइयों को खा करके कोई महिला अपने आप को रोक सकती है। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा कौन, माला डी, माला एन और दूसरा सहेली। सहेली को याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है, ये CDRI में खोजा गया था। ये सहेली जो दवा है ये बनाई गई थी लखनऊ से, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है क्या, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये, लखनऊ में, ठीक है। इसका ईस्वी बताया था कब खोजा गया था, इसका डेटा है नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं कि सहेली को क्या करते हैं, डेली लेते हैं ना, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। अच्छा कभी दवा देखिए ये सब नहीं, दवा पे देखिएगा, दवा पे ना कुछ मार्किंग होती है, दवा देख के ही थोड़ा सा लगता है कि ये अजीब किस्म की दवा है, छोटी सी दवा रहती है, लेकिन दवा की जो पैकेजिंग, आप जो दवा खाते हो नॉर्मल सा, उसका एक कलर होता है पूरे प्लास्टिक का, लेकिन इस पे एक कलर नहीं होता है, इस पे इंडिकेशन होता है कि कब इसको खाना है, ठीक है। तो सहेली को क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार ले लिया, तो फिर अब कब खाने की जरूरत है, अगले हफ्ते, ठीक है। और माला डी, माला इनको क्या करते हैं, डेली इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर उस दिन खाते हैं जिस दिन हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है। मतलब कि आज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, इट मींस कि हमें क्या करना होगा, उस महिला को इस दवा को लेना होगा। और यदि सहेली को लेती है तो सहेली को सप्ताह में एक बार। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, वापस वही हार्मोन, कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दिक्कत क्या होगी कि जैसे ही उसने दवा लिया, मतलब कि क्या ले लिया, हार्मोन ले लिया, अब वो हार्मोन जाएगा तो क्या करेगा, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगा। वापस यही बढ़ा हुआ लेवल किसके पास जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि किसको कम कर देगा, LH और FSH को। LH और FSH कंट्रोल हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। डन, यही था ना, हाँ बोलिए ना। बिल्कुल साइड इफेक्ट है, बिल्कुल साइड इफेक्ट है, हर चीजों का साइड इफेक्ट है, सिवाय नेचुरल के, सिवाय नेचुरल मेथड के हर जगह पे साइड इफेक्ट है। चाहे आप कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉपर टी के इस्तेमाल से एचिक हो जाता है, एचिक समझते हो, खुजली, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टील की बनी हुई होती है। अब स्टील की वजह से आप सोचो कि मसल्स हैं बहुत ही ज्यादा, कहीं ना कहीं सेंसिटिव मसल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ का मसल और एक वेजाइना का मसल बहुत अंतर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब एक आंख के अंदर के मसल की बात करें और एक बाहर की बात करें स्किन की, बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। अब वहां पर इतना मतलब कि सेंसिटिव मसल है और वहां पर किसी स्टील की रॉड को लगा दिया, स्टील की छड़ को, छोटे से, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अब इसको भी एडजस्ट किया आपने ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को ये कॉपर टी सूट ही नहीं करता है। आज लगाए, सोचा तो है कि चलो भाई प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन तो करा सकते हैं, परमानेंट मेथड तो ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट कराने के लिए पहला तो बॉडी वेल्थ सही होना चाहिए, हेल्थ सही होना चाहिए, तब तो जाके ऑपरेशन कराएंगे ना। दूसरा चीज कि इसके पीछे डरती भी है बहुत सारी महिलाएं,
तो डर की वजह से ना जाके ऑपरेशन ना कराती हो, या फिर चाहे जो भी रीजन हो, या फिर अभी हमारे पास एक बच्चे हैं, सपोज कि कोई मेल फीमेल है, उनके पास अभी एक बच्चे हैं, उनको नेक्स्ट बच्चा अभी चाहिए ही नहीं, 2-3 साल के बाद चाहिए, तो 2-3 साल के बाद चाहिए ना, तो चाहिए तो परमानेंट तो नहीं करा सकते, क्या करना पड़ेगा, तो अस्थायी लेना होगा, यानी कि टेम्पररी मेथड का किसी ना किसी तरीके का इस्तेमाल करना होगा। अब टेम्पररी मेथड में पिल्स भी ले सकती है, कुछ जेल या फिर फोम वगैरह का इस्तेमाल में ले सकते हैं, या तो फिर किसी आईयूडी का इस्तेमाल ले सकते हैं। हर चीजों का साइड इफेक्ट है सिवाय नेचुरल मेथड के। नेचुरल मेथड क्या है, सेफ है, उसके साथ साथ बैरियर सेफ है। ये दो चीजें क्या है, बिल्कुल सेफ है, समझे। इन दो चीजों के अलावा कोई भी चीजें सेफ नहीं। सेफ है मतलब कि सिक्योरिटी उतनी नहीं मिल पाएगी आपको, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, उसके साइड इफेक्ट है। बताइए यहां तक में किसी को कोई समस्या आ रही है तो बताओ फटाफट। ऐसा बनाया, इसको मिटाने का मन ना करा, लेकिन आज मिटा ही देंगे जाते जाते। मिफप्रिस्टोन याद है आप लोग को, मिफप्रिस्टोन, इस मिफप्रिस्टोन को याद रखिएगा बराबर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कब इस्तेमाल में लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, रसायन है, केमिकल है, ठीक है। और इसको इस्तेमाल में लेते हैं कब, एमटीपी के दौरान। जब कोई महिला क्या कराती है, एमटीपी कराती है, तो उसके गर्भ को साफ करने के लिए, ठीक है, जो अपरा वगैरह बना है उन सबको बाहर निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है क्या, मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन का इस्तेमाल कब, एमटीपी के दौरान। देखिए पहले अपने ना इम्यून सिस्टम के बारे में जरा समझिएगा। इम्यून सिस्टम सभी लोग समझते हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के लिए, आप ऐसा कह सकते हो ना कि एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। हमको क्या देता है, सुरक्षा देता है। अब कैसे दे रहा है ये सुरक्षा, ठीक है, तो इसके पीछे कौन काम कर रहा है बच्चा, WBC। यानी कि इस WBC ने ना हम लोग के बॉडी में एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर रखा है ना, कि ये प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरक्षा तंत्र। तो एक सवाल यहां से भी बनता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को चलाने का या बनाने का काम किसका होता है, WBC का होता है, ठीक है। चलो अब ये किससे बचाता है हमें, सुरक्षा किससे देता है, तो सीधा सीधा किससे, एंटीजन से। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिजन रक्षी, प्रतिजन। आराम से लेट आप आई हो, लेट आप आए हो तो उसका असर चेयर पे का है। इसमें चेयर का क्या दोष है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। धो तेरी की समर करवा मिक्स हो जाता है इसी में। देखिए बाबू, अब एंटीजन या प्रतिजन क्या होते हैं, ये भी बात हमको पता है कि वो बाह्य पदार्थ, सीधा सीधा क्या, हर एक वो बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में पहले से नहीं, ठीक है। हम भोजन भी करते हैं तो वो भोजन भी किस समान होता है, एंटीजन के समान होता है, ठीक
ठीक है। चाहे आप पानी पियो, भोजन लो, या फिर कोई दवा खाते हैं, या कोई भी चीज हमें कोई इंसेक्ट काट दिया, कोई कीड़ा मकोड़ा काट दिया, कुछ भी हमने सांस लेने के क्रम में किसी बैक्टीरिया को अंदर सांस के रूप में ले लिया, हवा के रूप में किसी वायरस को ले लिया, उन सबको क्या समझा जाता है? प्रतिजन। और इन्हीं सब से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में WBC एक सिस्टम बनाती है जिसका नाम है क्या? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। कुल मिलाजुला के ये WBC जो है बाहर से आए हुए हर एक चीजों की क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, पता लगाता है। अगर वो सही होगा तो छोड़ दिया जाएगा, अगर गलत होगा तो क्या कर दिया जाएगा? उसको खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? तो WBC में हमने एक वर्ड पढ़ा है क्या? लिम्फोसाइट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं WBC का एक प्रकार है क्या? लिम्फोसाइट, जिसको अच्छा ऐसा कर देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लस्सी काणु। ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट के भी कुछ टाइप होते हैं, 2 प्रकार हैं इसके। पहला बी लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या बाबू? टी लिम्फोसाइट। जिन्होंने पढ़ा अच्छे से याद ही होगा, जो नहीं पढ़े ध्यान से सुनिएगा बाबू कि WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब इसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है कि इसका नाम बी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा, इसका नाम टी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा। ठीक है। ये हड्डी, अब हड्डी के बीचों बीच कभी आपने चिकन वगैरह खाया हो ना, तोड़ ताड़ के हड्डी, तो देखा है कि हड्डी के बीचों बीच क्या होता है? लाल रंग का ना कुछ पदार्थ होता है। ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है? बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अब हमारे ब्लड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ब्लड में जो जो चीजें पिल रही है, चाहे आपका वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स, जो भी चीजें है ना, वो सब कुछ कहां पे बनती है? बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। तो ये WBC का ही टाइप है कौन? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट भी कहां पे बनेगा? बोन मैरो में ही बनेगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इसका निर्माण, फॉर्मेशन कहां पर हुआ है? बोन मैरो में। इसके लिए भी पहला पॉइंट कि इसका भी निर्माण कहां पे हुआ है? चलो, ये भी बोन मैरो में बना है, और ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दोनों के दोनों कहां पे बने हैं? बोन मैरो में। अब बनने के साथ साथ एक और वर्ड आता है क्या? मैच्योर होना, परिपक्व होना, मैच्योर। इसकी भी मैच्योरिटी देखते हैं और इसकी भी मैच्योरिटी देखते हैं, ये कहां पर मैच्योर हो रहा है। ठीक। तो 2 ही बात केवल याद रखना यहां पे कि ये बी लिम्फोसाइट बना भी कहां पर है? बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहां पर हुआ? बोन मैरो में। इसीलिए इसका बी वाला उठा करके ला दिया यहां पे, क्या बोला? बी लिम्फोसाइट। ठीक है। और ये जो है बना तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर होने के लिए कहां पर गया है? ये थाइमस में। थाइमस एक ग्लैंड है, उस थाइमस ग्लैंड में जाकर के क्या हुआ है? ये मैच्योर हुआ है। इसलिए यहां थाइमस का टी उठा के लगा दिया इसके साथ। तो क्लियर हो गया कि टी लिम्फोसाइट क्यों कहा और बी लिम्फोसाइट क्यों कहा। ठीक है, ये बात मिटा दें। चलो कि बनने के हिसाब से हमने इसके और परिपक्वन के हिसाब से बता दिया कि ये बी लिम्फोसाइट है और ये टी लिम्फोसाइट है, जबकि बनना कहां है सभी को? बोन मैरो में ही बनना है। ठीक है, बोन मैरो। चलो अब ये बी लिम्फोसाइट है ना बाबू, इसके भी कुछ टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहला मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, और दूसरा है प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल। दो याद रखिएगा, मेमोरी बी सेल और दूसरा प्लाज्मा बी सेल। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इसके भी कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला TH, दूसरा TK, तीसरा TS, चौथा TM। ठीक है, H माने हेल्पर, K माने किलर, S माने सस्प्रेसर और M माने मेमोरी। हिंदी में सहायक, मारक, संदमक, मेमोरी को स्मृति बोलते हैं। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। यहां भी मेमोरी माने क्या होता है? स्मृति। प्लाज्मा तो क्या होता है? प्लाज्मा माने प्लाज्मा। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
पीछे ब्रजेश, समझ में आया बच्चा क्या बोला? तो मत तुरंत तुम्ही से पूछेंगे, खाली टॉपिक खत्म कर लेने दो। यहां तक तुम्ही से नहीं, उन हर एक से जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है वो तो कबो घेरा में आ सकता है ना। चलो क्या क्या हुआ? WBC इम्यून सिस्टम बना रहा है। कैसे बना रहा है इम्यून सिस्टम? वही देख रहे हैं हम लोग कि WBC का एक टाइप लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट के दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नाम क्यों पड़ा? क्लियर है एकदम। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार का, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। टी लिम्फोसाइट चार प्रकार का, TH, TK, TS, TM। ठीक है, अब इसमें से ज्यादा सबको तो नहीं, केवल हमें किसको याद रखना है? टी हेल्पर को। ठीक है, कि टी हेल्पर क्या करता है? लगातार एक शब्द हमको हमेशा याद रहता है क्या? प्रेरित, एस्टिमुलेट करना, किसी को जाकर के समझाना। ठीक है, तो ये टी हेल्पर पता है पहुंचता है किसके पास? प्लाज्मा बी सेल के पास। लगातार इसको प्रेरित करता रहता है, और इस प्रेरित होने की वजह से ये क्या करता है? कुछ एंटीबॉडी बना देता है। ठीक है, और वो एंटीबॉडी याद रखना बहुत आसान है, दिमाग। ठीक है, सबके पहले क्या लगा दीजिए? IG। IG सबके सामने लगा दीजिए। IgD, IgE, IgM, IgA, IgG, ये पांचों के पांचों कौन है बच्चा? एंटीबॉडी हैं। इनको कहा जाता है प्रतिरक्षी। ठीक है, यही वो हैं पांचों के पांचों जिनको आप क्या बोल सकते हो? सैनिक। कि भाई ये हमारे बॉडी के क्या है? सोल्जर है, सैनिक है। कोई भी चीज यदि आती है ना हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले यही पांचों क्या होता है? तैयार हो जाता है मारपीट करने के लिए, और उनको मार करके खत्म कर दिया जाता है। और यदि ये फेल हो जाते हैं तो फिर वो रोग, वो डिजीज हमारे अंदर हावी हो जाता है। ठीक है, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लो राइनो वायरस का। राइनो वायरस सभी को पता है, अभी आसानी से मिल जाएगा राइनो वायरस। सर्दी खांसी जुकाम जो हो रहा है वो किस, देखो राइनो वायरस सबके पास है बाबू आज की डेट में। अभी आप नहीं लेके चल रहे हो तो आपके घर में कोई ना कोई लेके चल रहा होगा। सर्दी खांसी जुकाम सबको है। ठीक है, अब वो राइनो वायरस क्या करता है कि हमारे शरीर में गया, तो हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करता है? सर्दी जुकाम हो जाता है हमें, और इसके अगेंस्ट क्या किया जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, और लड़ने के क्रम में आपके नाक को जाम कर देता है। ये चीज बता चुके हैं। नाक जाम होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि नाक यदि जाम रहेगा, नाक में क्या भरा रहेगा? श्लेष्मा, म्यूकस। और जब आप सांस लोगे ना, तो राइनो वायरस यदि और जाएगा तो उस श्लेष्मा में, म्यूकस में फंस करके रह जाएगा। तो आपका जो नाक जाम करने का सिचुएशन है, वो नाक जाम किसने किया है? प्रतिरक्षी ने किया है। ठीक है, और जब भी ये पांचों के पांचों एक्टिव कब होंगे? कि जब आपके अंदर बच्चा कौन प्रवेश कर जाएगा? प्रतिजन। जब कोई बाहरी पदार्थ आपके अंदर प्रवेश किया, इस प्रतिजन से लड़ना कौन चालू किया? प्रतिरक्षी। इस बीच में आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाया जाता है ना? इस बीच में आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाया जाता है। आपको बुखार लग जाता है, तो बुखार लगे ना तो तुरंत दवा भी नहीं खाना चाहिए। इसके विषय में भी कई बार कहेंगे, तुरंत आज ही के आज बुखार लगा, थोड़ा बहुत बुखार है, मत खाइए दवा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद क्या हो जाने वाला? सही होने वाला है। 24 घंटे 48 घंटे में ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? दवा खा लोगे। तो दवा खाया तो कौन शांत हो जाएगा? आपने दवा खाया किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, बुखार के लिए। बुखार लाया कौन था? एंटीबॉडी। यानी कि आपने दवा किसके अगेंस्ट खा लिया? एंटीबॉडी के अगेंस्ट। कौन शांत पड़ जाएगा? एंटीबॉडी। कौन हावी पड़ जाएगा? प्रतिरक्षी, सॉरी प्रतिजन सॉरी। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जब कभी भी हम केयर करिएगा, आज बुखार लगा, आज दवा खाया, चलो ठीक है बुखार ठीक हो गया, फिर अगले दिन फिर बुखार लगेगा, फिर दवा खाया फिर बुखार लगेगा। भाई बुखार इसलिए लग रहा है ना कि आपने कुछ देर के लिए दवा खा करके सुला दिया एंटीबॉडी को, सो गया, जैसे जगेगा फिर इसको दिखाई देगा कौन? प्रतिजन, फिर मारना चालू करेगा, फिर आपको बुखार लग जाएगा। ठीक है, और इसका छोटा सा लॉजिक इस पे डिपेंड करता है दूध वाले पे, वो भी बता रखा है आपको कि दूध हम लोग पीने से पहले क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होंगे, माइक्रोब्स होंगे, गर्म करने से वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब मर जाएंगे उसके बाद हम पिएंगे उसको। तो ठीक है, ऐसा ही काम क्या करता है हमारा बॉडी की, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी प्रवेश किया उसको मारेगा, और मारने के साथ साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। बात समझ में आई? इस तरीके से काम करता है बच्चा कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम में हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रोल किसका है? टी हेल्पर सेल का है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रोल किसका मिल जा रहा है आपको? प्लाज्मा बी सेल का। ठीक है, अब बात करते हैं किसका हम लोग?
एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, नाम में ही आ जाता है क्या बच्चा, एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनो किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाना, और सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या कहते हैं ना किसको, कि एक ऐसा घर जिसमें बहुत बड़ा हो, जिसमें कोई कोना वगैरह ना दिखाई दे। ठीक है, और ये सिंड्रोम वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जिसको भी एड्स हो जाएगा उसका शरीर यूं ऐसा हो जाएगा ना कि रोग भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, जो रोग होगा कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके पीछे का कारण देखो क्या, इसके एड्स के बारे में अगर जानो तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि ये होता किससे है, HIV वायरस से। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका एक और नाम है LAV, लिम्फेडिनोपैथी इम्यूनो वायरस, सॉरी एसोसिएटेड वायरस, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV कह लो या HIV कह लो, दोनों बात क्या है, सेम है। अब इसके बारे में और बात करो तो ये कैसा होता है, रेट्रो वायरस होता है। ये एक प्रकार का क्या है, रेट्रो वायरस है ये। और रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, इधर कुछ मिटाने लायक है, छोड़ो यहीं पे हो जाएगा। देखो रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस कैसा होता है हमको इसका पहले से पता है, ये कौन है आपका, वायरस से होने वाला एक डिजीज है। ठीक है, और वायरस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बाहर बाहर क्या मिलेगा, प्रोटीन, और अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, या तो DNA होता है या तो RNA होता है। ठीक है, और एक ऐसा वायरस जिसके बाहर बाहर प्रोटीन तो है, ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन है, RNA है। ठीक है, ऐसे वायरस को क्या नाम दिया जाता है बच्चा, रेट्रो वायरस। तो सीधा सीधा याद रखना, रेट्रो वायरस किसको कहेंगे, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो DNA नहीं का होना चाहिए, RNA होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस। और ऐसा इसलिए कहते हैं रेट्रो वायरस क्योंकि RNA कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, RNA क्या करेगा, जैसे ही ये वायरस HIV हो या कोई भी रेट्रो वायरस हो आपके बॉडी में जैसे ही जाएगा, ये RNA अपने आप को बदलेगा किसमें, DNA में, तब जाके DNA से वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन बनाएगा या जो भी अनवांटेड चीजें बनानी है आपके बॉडी में बनाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, पुरानी अवस्था को बदल के आया है किसमें, नई अवस्था में, यानी कि RNA से बदल कर आया DNA में। इसी कारण इसको क्या नाम दिया जाता है, रेट्रो वायरस। याद रहेगा रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड DNA नहीं, RNA। ठीक है, और RNA कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, पहले क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, DNA में, तब जाके क्या करेगा, ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। चलो अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। अब HIV पॉजिटिव है इन द सेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर कौन सा वायरस चला गया, HIV वायरस चला गया। अब HIV वायरस जानते हो क्या करेगा, जाकर के ये पड़ा है उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसके इम्यून सिस्टम में जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएगा किसको, T हेल्पर सेल को, यानी कि T हेल्पर सेल को क्या करेगा, ये मार देगा। T हेल्पर कोशिका को ही नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, T हेल्पर सेल को हमने हटा दिया, खत्म हो गया T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल कहां से खत्म हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम से खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास हमारे शरीर में या उस व्यक्ति के शरीर में जो पॉजिटिव हुआ है पहले से क्या है, IgD, IgG, IgE, IgM, IgA और IgG है पहले से। कुछ समय तक रहेगा, कुछ समय के बाद इनका भी क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। चलो जब तक ये रहेंगे तब तक इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक बार नहीं बनता, ये लगातार बनता रहता है आपके बॉडी में, बार बार। ये यहाँ पे कौन था, TH था आपका, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, ये TH लगातार प्रेरित करता रहता है और लगातार ये क्या करता रहता है, प्रतिरक्षी को बनाता रहता है। अब इनका क्या कर दिया गया, खत्म हो चुका है। जब यही नहीं है, इसको प्रेरित कौन करेगा, कोई नहीं। जब ये प्रेरित नहीं होगा तो बदले में ये पांचों बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। जब पांचों नहीं बनेंगे तो भविष्य में यदि कोई प्रतिजन आएगा तो कोई इससे लड़ने वाला होगा, नहीं लड़ने वाला होगा। तो यही केस है क्या बच्चा, एड्स का। जिस व्यक्ति के अंदर HIV वायरस चला जाता है ना, वो HIV वायरस जा करके सीधा का सीधा क्या करेगा, उसके T हेल्पर सेल को मार के खत्म। अब T हेल्पर सेल ही नहीं है हमारे बॉडी में, आज क्या है, कोई राइनो वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, तो अभी हमारे अंदर T हेल्पर सेल है। T हेल्पर सेल क्या करता है, तुरंत पांचों के पांचों प्रतिरक्षी बनवाएगा। अब बनवा करके पांचों को भेज दिया जाएगा कोई ना कोई, अभी मेमोरी वाली बात भी बताई देंगे इसके बाद।
तो पांचों में से कोई ना कोई क्या करेगा, जाके उस वायरस से लड़ करके उसको खत्म कर देगा। लेकिन अभी जब टी हेल्पर सेल ही नहीं है, तो टी हेल्पर सेल नहीं है तो कोई प्रेरित नहीं करेगा, कोई प्रेरित नहीं करेगा तो पांचों के पांचों में से कोई भी बनेगा। ठीक है, ये कहानी थी किसकी, आपके इम्यून सिस्टम की और HIV की। याद रहेगा ना, यहां से बच नहीं सकते, शायद में भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं, क्या मैंने बोला था, दवाई से सही हो जाएगा? औषधि या दवाई में अंतर कितना है? सारे तो सारे रासायनिक रूप से ही है। ठीक है, कोई इलाज नहीं है बाबू इसका। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि कुछ समय तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, कुछ समय तक अपनी आयु सीमा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, है ना। हाँ बस, जो मरने वाले हैं 6 महीने में वो अपने आप को थोड़ा सा ले जाकर टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, साल भर में मर सकते हैं, मरना तो तय है। ठीक है, चलो अब इसके बाद ना एक चीज आता है क्या कि चलो भाई साहब हमारे अंदर ये एंटीबॉडी नहीं बन रहे। ठीक है, दिक्कत कहां से आ रही है, हमारे एंटीबॉडी से ही आ रही है कि एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, लेकिन लगातार क्या जा रहा है, प्रतिजन हमारे अंदर जा रहा है। अब सोचो कि अगर एंटीबॉडी नहीं रहेगा ना बाबू, बहुत कम दिन तक जिंदा रहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी किससे लड़ने के लिए, प्रतिजन से, एंटीजन से लड़ने के लिए। सुबह घर से निकले ना, घर पे गए ना, वापस जब भी आप गए, सुबह निकले, क्लास व्लास खत्म किए, उसके बाद घर पे गए, लाखों करोड़ों एंटीजन लेके जाते हो इधर से, समझे। उस दिन तो आप एक्स में ले लो, एक्स समझते हो, एक्स का मतलब कि हम उसको डबल दोगुना तिगुना कर दे रहे हैं। जिस दिन आप ठेले पे रुक जाते हो, है ना, जिस दिन आप ठेले पे रुक गए खाने पीने के चक्कर में, ठीक है, उस दिन तो और दुगुना 4 गुना लेकर के जाते हो। लेकिन टेंशन इस बात की नहीं होती है ना, इसलिए नहीं टेंशन है कि हमारे अंदर सब कुछ मेंटेन करने वाला है, इसलिए बच जाते हैं हम लोग। जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उससे पूछो कि समस्या क्या है, जल्दी ना तो वो बाहर निकलता है व्यक्ति, ना ही कोई चीज जल्दी खा सकता है। एड्स पॉजिटिव लोगों से कभी तो मिले नहीं आप, हम लोग तो मिले हैं। ठीक है, अब जो मिलोगे ना तो उसके शकल पे देखना गजब लगता है जैसे वो, हम लोग कैलेंडर देखते हैं तो क्या लगता है, अच्छा 2025 आने वाला है, और वो कैलेंडर देखेगा तो क्या करेगा, समझ ही रहे हो ना, अपनी आयु सीमा काउंट कर रहा है बेचारा, उसकी शकल पे तो 12 बजा होगा ना। वो व्यक्ति कुछ भी खाता नहीं है, और यदि खाएगा तो अपने हिसाब से खाएगा। वो बहुत सारे डाइट्स को मेंटेन करना पड़ता है ऐसे लोगों को। हाँ, एक काम कर सकता है वो, अब वो काम भी सब कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थिति में, अरे छोड़ो, अपने से अनुमान मत लगाओ। ऐसी स्थिति में एक ही काम किया जा सकता है बाबू, और वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा कराने के लिए कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। वो लगातार अपने बॉडी में क्या डालता रहेगा, बाहर से एंटीबॉडी डालता रहेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी डलवाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अभी आसपास में सोच लें कि भाई हमारे आसपास आसाराम, डिहरी, भभुआ, मोहनिया कहीं संभव हो, कहीं संभव नहीं। इसके लिए बहुत बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल का खर्चा आप समझ रहे हो, सबके बस की बात नहीं है। कुछ हद तक ऐसे भी प्रोसेस इसमें आ गए हैं जिसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट होता है, इस पर काम चल रहा है, अभी ये प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अगर क्लियर हो गया ना तो एड्स के पेशेंट को बचाया जा सके। ठीक, अब सोचो क्यों बचाया जा सकेगा, क्यों? WBC का ही टाइप था ना कौन, लिम्फोसाइट, और उसी लिम्फोसाइट का टाइप था ना कौन, टी हेल्पर सेल, वही मर गया है ना। ठीक है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मैनेज अगर कर लिया जाए, तो टी हेल्पर सेल को दोबारा से बनाया जा सकता है। टी हेल्पर सेल यदि बन गया तो काम हो गया अपना। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी आयु सीमा बढ़ा सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा खान पान सही कर सकते हैं, इससे हमारी थोड़ी सी उम्र बढ़ जाएगी। दूसरा इसका इलाज क्या है कि बाहर से प्रतिरक्षी को अपने अंदर लगातार डालते रहना होगा। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया था ना, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल के बारे में पता है लगभग मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को। ठीक है, कि ये मेमोरी सेल क्या है, तो ये मेमोरी सेल बच्चा आपके बॉडी का डेटा स्टोर करता है। ये क्या कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है, सूचना को इकट्ठा कर रहा है। किसकी सूचना? प्रतिजन की सूचना, यानी कि एंटीजन। ठीक है, और इसमें भी किस बात की सूचना, तो इस एंटीजन से कौन सा एंटीबॉडी लड़ा था। ठीक है, इस बात की सूचना रखता है कौन बच्चा, मेमोरी सेल। ठीक है, इसमें भी जब हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा था वहां पे 2 बात आई थी, फर्स्ट एनकाउंटर, सेकेंड एनकाउंटर, याद आया? पहला मुठभेड़ और दूसरा मुठभेड़। अब इसका मतलब क्या होता है,
कि जैसे सीधा सा एग्जांपल हम कोरोना पर लेकर के आते हैं। कोरोना वायरस का टीका सभी ने लिया है, ठीक है। मान लिया जाए कि आज से लगभग 4 साल पहले, ठीक है, 2020 में महामारी फैली हुई थी कोरोना की। उससे पहले किसी ने कोरोना वायरस के बारे में जाना था क्या? नहीं। और कोरोना वायरस का टीका क्यों लेना पड़ा? चलिए देखिए, इस वायरस के बारे में ना तो हम जानते थे और ना ही हमारा एंटीबॉडी जानता था, ठीक है। अब ना ही हम जान रहे हैं ना ही एंटीबॉडी जान रहा, तो सबसे पहले किसको बताना पड़ेगा? एंटीबॉडी को, कि भाई एक ऐसा वायरस है जिसका नाम है कोरोना। इसके बारे में जब ये जान जाएगा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी आपके पास कितने हैं? 5, ठीक है। अब इसमें से कौन 5 में से लड़ पाएगा, इसकी क्षमता पता लगेगी तब ना, ठीक है। अब मान लिया जाए कि अचानक अभी जैसे भी हैं, ठीक है, कोई एगो पतला दुबला हो या मोटा तगड़ा कोई भी हो, उस व्यक्ति से मुझे लड़ा दिया जाए, हो सकता है कि हम हार जाए पहली बार में, ठीक है। लेकिन अगर उस व्यक्ति से लड़ने की प्रैक्टिस मैं पहले ही कर लूं तो मुझे उसके ताकत का अंदाजा हो जाएगा, है ना। और दोबारा जब उसको ला करके मुझसे लड़ाया जाएगा तो हो सकता है कि मैं अपने आप को उसके सामने हावी साबित कर पाऊं, जीत पाऊं उससे। बस ऐसे ही कहानी कराई जाती है क्या? टीकाकरण में। जब भी आप वैक्सीनेशन लेते हो तो वैक्सीनेशन में क्या है, बताया था उस दिन ना कि हम कोरोना का टीका लिए थे ना, स्वयं कोरोना वायरस को लिए थे, ठीक है। अब हम नहीं लिए हैं सर, कहने से क्या हो जाएगा? जिस दिन कोरोना वायरस टच कर दिया तुमको, तब देखो, आपको पता है ना कि वायरस का कौन सा पार्ट, वायरस में 2 ही पार्ट है। सबसे पहला क्या? प्रोटीन। दूसरा क्या है इसमें? न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में से नुकसान पहुंचाने वाला कौन है बच्चा? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो डॉक्टरों ने क्या किया, टीकाकरण करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? टीका बनाना पड़ेगा। और हमने क्या किया ना, इसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड को हटा दिया। केवल और केवल क्या बच गया इसमें? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के साथ कुछ और भी चीजें मिलानी है, वो अलग की बात है, वो डॉक्टरों की बात है, ठीक है। तो हमने बस केवल और केवल प्रोटीन को उठाया। किसके प्रोटीन को? कोरोना वायरस के प्रोटीन को, और इसको वैक्सीन के रूप में, टीकाकरण के रूप में लोगों के शरीर में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये वायरस का केवल प्रोटीन हम लोग के बॉडी में जाएगा, हमारा एंटीबॉडी क्या समझेगा? इसको प्रतिजन समझेगा, ठीक है, एंटीजन समझेगा, और इसके खिलाफ क्या करेगा? वो लड़ना चालू करेगा। और जिन जिन लोगों ने टीका लिया था सबको बुखार लगा होगा, ठीक है। अगर बुखार नहीं लगा तो इन द सेंस आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके बॉडी में उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी तैयार नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में डाल दिया गया किसको? एक वायरस के प्रोटीन को डाल दिया गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसे लड़ना चालू करेगा, लड़ रहा है। फाइनली मान लिया जाए, जस्ट एक एग्जांपल कि चलो IgG जो है उसने क्या कर दिया? इस प्रोटीन को मार करके खत्म कर दिया। जिस प्रोटीन को हमने किस रूप में लिया था? टीकाकरण के रूप में लिया था, वैक्सीनेशन के रूप में लिया था, इस IgG ने मार के इसको खत्म कर दिया। इस पॉइंट को कहा जाता है बच्चा फर्स्ट एनकाउंटर, पहला मुठभेड़ जो हमारे शरीर में पहली बार हुआ है। अब इसकी सूचना कि इस वायरस को किसने मारा? IgG ने मारा। इसकी सूचना उठा करके भेजी जाएगी किसके पास बच्चा? मेमोरी सेल के पास। अब मेमोरी सेल के पास डेटा स्टोर हो गया कि अगर ऐसा वाला वायरस आएगा तो इससे लड़ने के लिए किसको भेजना है? IgG को भेजना है। चलो, ये तो हमने गलती से जानबूझ के कराया था, ये तो वायरस था ही नहीं, ये केवल क्या था? प्रोटीन था। हम तो चाहते थे कि हमारा शरीर इसको जान ले, पहचान ले, यही करना चाहते थे ना। चलो, जान पहचान करा दी हमने अपने एंटीबॉडी से। अब इन फ्यूचर, भविष्य में हम सभी ने टीका ले लिया, यानी कि कोरोना से हमने अपनी जान पहचान करा दी है सबकी, ठीक है। भविष्य में असली वाला कोरोना वायरस मान लिया जाए कि हमारे अंदर चला गया, आ जाएगा, तो क्या इसकी जांच, इसकी सूचना पहले से हमारे अंदर है कि नहीं? है ना। तो तुरंत हमारा मेमोरी सेल क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होके उठाएगा सीधा किसको? IgG को। अब भेज देगा, जा भाई जाके फरिया ले, क्योंकि लास्ट टाइम में IgG नहीं मारा था इसको। आ जाएगा IgG, मार पीट के इसको खत्म कर देगा। इस बार दूसरी बार मारा गया, इसको क्या बोला जाता है? सेकेंड एनकाउंटर, हिंदी में कहा जाता है दूसरा मुठभेड़। यहां से भी एगो सवाल बनता है क्या कि किसमें टाइमिंग ज्यादा लगेगा? फर्स्ट वाले में कि सेकेंड वाले में?
फर्स्ट वाले में टाइमिंग ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उस समय जांच पड़ताल भी करनी है, और सेकंड वाले में जांच पड़ताल करके रखा हुआ है, वो जाके सीधा उसको मार देना है। इस बीच में मदद कौन करता है बच्चा, याद रखना, मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल का काम यही होता है कि डेटा को स्टोर करना, कि कौन से एंटीजन से कौन सा एंटीबॉडी लड़ रहा है, कौन उस एंटीजन से कौन सा एंटीबॉडी मार करके हमारे को बचा ले रहा है, हमारे शरीर को मेंटेन रख रहा है, इसकी सूचना सीधा सीधा मेमोरी सेल के पास। बस अब यहां तक में बताइए, कोई दिक्कत? बोलो। इसी से जुड़ा था एक और अपना टॉपिक, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी वाला, याद आ रहा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो टेटनस होता है हम लोगों को, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता ही नहीं है। तो क्या किया था हमने, उस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी को, बैक्टीरिया को क्या किया हमने, घोड़े में डाल दिया। घोड़े के अंदर उसका एंटीबॉडी बन गया, उसके एंटीबॉडी को हमने ब्लड के सहायता से बाहर निकाल लिया, सब कुछ को हटा दिया सिवाय उसके एंटीबॉडी को। अब उसको क्या बोला था, एंटी टेटनस सीरम बोला था, और उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेटनस के वैक्सीन के रूप में। डन, इसी से जुड़ा हुआ है वो भी। और बताओ जल्दी। अब उसके बाद खाली 2 टॉपिक रह गया अपने पास, जल्दी कोई डाउट है तो बताओ। अंतःरोपण, हाँ, अंतःरोप की लूप, ये औषधि रहित होता है, ये इसमें रसायन नहीं होते किसी प्रकार का। किधर देखा बताइए? अंतःरोप, हाँ ये वही है, इसको लूप बोला जाता, नहीं ये गैर स्टेरॉइड, देख लेता हूँ, गर्मी निरोधक गोली इसमें गर्मी निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है। बलात्कार या सामान्य लापरवाही, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, ये एक प्रकार का निडल के जैसी संरचना है, ठीक है। और ये भी क्या करती है कि हार्मोन रिलीज करती है, और इसको स्किन को काट करके और उसके नीचे प्लांट कर दिया जाता है। 5 से 6 वर्ष के लगभग, हाँ ये लंबे समय तक चलता है, बिल्कुल। अब स्किन के नीचे इसको काट के लगा दिया, ये लगातार क्या करता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन या तो एस्ट्रोजन जैसा इंजेक्शन रहे, मेनली प्रोजेस्टेरॉन का ही काम होता है बाबू, ठीक है। मेनली किसका काम है, प्रोजेस्टेरॉन का। थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से क्या मिलना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब यही प्रोजेस्टेरॉन जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर क्या करता है, सिग्नल देता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एलएच को डाउन रखेगा हमेशा। अब एलएच को डाउन रखेगा तो कभी भी क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, सब कुछ चलेगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा। और जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो कितनी बार भी वीर्यस्खलन हो जाए, निषेचन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऐसा निडिल है, एक ऐसी सुई है जो त्वचा के नीचे अंतःरोपित कर दी जाती है, फिर आवश्यकता पड़ने पर इसको त्वचा से निकाल के बाहर भी किया जा सकता है। और कुछ टॉपिक बाकी आपका रह गया, कौन सा, बंध्याकरण वाला स्थिति, बंध्याकरण नहीं, बंध्यता, बंध्यता भी खत्म कर ले। चलिए, इनफर्टिलिटी,
देखिए, जो भी व्यक्ति फर्टाइल नहीं है, अब मे भी ये फर्टाइल नहीं होने का रीजन किसके साथ होता है, एक मेल के साथ भी और एक फीमेल के साथ भी। एक महिला के साथ भी ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती है जिस कारण से वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, या तो एक मेल के साथ भी ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती है जिस कारण से वो अपने बच्चे को या फिर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं उस हिसाब से यदि हम बात करें तो पहला केस, एक मेल है जिसके अंदर स्पर्म नहीं बन रहा है, या तो बन रहा है तो उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आईवीएफ ले सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर बच्चा तो नहीं लेकिन फर्टिलाइजेशन का काम केवल कराया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला कि स्पर्म इनका फर्टाइल नहीं है, यहीं पे हमने इनको फीमेल को भी रख दिया, चलो फीमेल में सब कुछ क्या है, ओके, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो तरीके से काम ले सकते हैं हम लोग, या तो इनके गैमेट को हमने बाहर निकाला, इस ट्यूब में डाला, चलो स्पर्म ले लिया, और इस फीमेल से क्या लेकर आएंगे, इसका ओवम सेल, और ला करके डॉक्टर की सहायता से कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाएगा कि ये स्पर्म जो फर्टाइल नहीं था, जो इस ओवम सेल को फर्टाइल नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पे क्या कर देगा, फर्टाइल कर देगा। ठीक है, तो फर्टाइल कर देगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, इनके मिलने से जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट बन गया, और क्या बोला कि फीमेल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल क्या एकदम परफेक्ट है। अब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद कहीं ना कहीं जाइगोट क्या स्टार्ट कर देगा, बच्चा डिवीजन स्टार्ट कर देगा। और हमको पता है कि जाइगोट में एज इट इज किसके जैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस के जैसा, समसूत्री के जैसा, बशर्ते वहां पे जो सेल्स बनते हैं वो अलग नहीं होते। इनको नाम दिया था हमने कोरक खंड ब्लास्टोमियर। अब फाइनली वो कितने तक बनते हैं, 8 से 16, जिनको हमने क्या बोला था, मोरूला, और इसी 8 हाथों तक मोरूला। और ये मोरूला कहां पर चला जाता है, जब 8 से 16 बन जाता है तो उस समय चला जाता है कहां पर, ये गर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज और आएगी, देखो कि यहाँ पे डॉक्टर क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन तो करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा के छोड़ दिया इस पे। अब छोड़ दिया, हो सकता है कि यहाँ जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट अपने आप को कितना डिवाइड कर लिया है, 8 सेल तक। अभी 8 सेल तक लेके चलते हैं। ठीक है, चलो 8 सेल तक डिवाइड किया, और 8 सेल तक जो आपका ब्लास्टोमियर होता है वो कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। जब 8 प्लस कर जाएगा, यानी कि जब 16 तक चला जाएगा, तब ये कहां पहुंचता है, यूट्रस में, गर्भ में पहुंचता है। तो ध्यान देना ये होता है कि 8 सेल हुआ है कि 16, यदि 8 हुआ होगा तो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा इसको, फैलोपियन ट्यूब में। इस ट्यूब में से निकालेगा डॉक्टर, निकाल के क्या कर देगा, उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में ले जा करके डाल देगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, क्या डाले हो, जाइगोट ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सेम है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा माने अंदर, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक होता है क्या, GIFT, इसका मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, देखिए जरा, कि स्पर्म भी ठीक है, स्पर्म कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पर्म में दिक्कत क्या है कि काउंटिंग में गड़बड़ी है। अब काउंटिंग में गड़बड़ी है तो ऊपर फैलोपियन तक जल्दी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, तो डॉक्टर की सहायता लेंगे। डॉक्टर क्या करेगा, इसके गैमेट को, इसके स्पर्म को उठाएगा, सीधा कहां पहुंचा देगा, फैलोपियन नलिका में पहुंचा देगा। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये ZIFT और GIFT थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बस खाली Z से याद रखिएगा, जाइगोट। जाइगोट हुआ है तो क्या लिया है इसने, IVF लिया है। बाहर कहीं ना कहीं परख नली में निषेचन करा दिया गया, और निषेचन कराने के बाद जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट को कहां डाला गया, इस महिला के अंदर। अब उस जाइगोट को डालने से पहले देखा जाता है कि वो जाइगोट कितना बना है, 8 सेल वाला बना है कि 16 सेल वाला बना है। अगर 16 सेल वाला बना होगा तो कहां पे डाला जाएगा, गर्भ में डाला जाएगा, और यदि 8 सेल वाला होगा तो कहां पे डाला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कहानी बाहर कराई जाती है, किसमें कराई जाती है, कि जब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तब। ठीक है, और भी इसमें एक केस आएगा क्या, कि मान लिया जाए कि फीमेल है, बिठा दें इसको, एक फीमेल
अब इस फीमेल के अंदर ना इसका फैलोपियन ट्यूब ही गड़बड़ है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी इसका ओवम सेल ठीक है, ओवम सेल रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन अपने टाइम पे हो जा रहा है, ओवम एकदम परफेक्ट है। गड़बड़ कहां पे है? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ क्या हो सकता है बाबू? सिलिया होता है, याद है ना? ये सिलिया मान लीजिए कि मूवमेंट नहीं करा पा रहा है ओवम सेल को, और जब मूवमेंट नहीं होगा तो ये ओवम सेल नीचे ही रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर इसकी जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर को पता लग गया कि फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेगा? उस फीमेल से ओवम सेल को बाहर निकाल लेगा। अब बाहर निकालने के बाद उसके मेल को भी क्या कर लेगा? स्पर्म लेकर के वहां से भी स्पर्म को बाहर, और दोनों को लाया किसमें? ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन कराएगा, जाइगोट बनाएगा। अब बताओ कि यहां से 8 सेल वाले को निकाला जाएगा कि 16 सेल वाले को? ऑलरेडी क्या है? फैलोपियन ट्यूब खराब है, बाकी सब कुछ एकदम क्या है? परफेक्ट है। तो 16 सेल वाले को निकाल दिया जाएगा, जिसको क्या नाम देते हैं? तूतक या मोरुला। इसको ला करके सीधा प्लांट करा दिया जाएगा कहां पे? यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में। तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। ये भी चलो हो गया। इसके बाद और कुछ केस ऐसे बनते हैं कि चलो मेल, कल भी बात बता देगी इसके बारे में कि मेल ठीक है, फीमेल में मान के चले कि ओवम सेल ही नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? डोनर का। किसका? किसका छोटा है? जो 16 से बनेगा उसका IUT, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, ठीक है, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण बोलते हैं हिंदी में ना। चलो, अभी हमने क्या कहा कि ऐसी स्थिति जहां पर डोनर की जरूरत पड़े, यानी कि अगर फीमेल में ओवम सेल नहीं बन रहा है, वो क्या कर सकते हैं? डोनर ले सकते हैं। अगर मेल में भी प्रॉब्लम होगा कि मेल में भी अगर स्पर्म सेल नहीं बन रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं? डोनर ले सकते हैं। मान लिया जाए कि फीमेल में सब कुछ सही है, इसका गर्भाशय तक सही है, इसका गर्भ सही है, दिक्कत क्या है? ओवम सेल में। चलो, ओवम सेल नहीं बन रहा तो क्या करेगी ये महिला? किसी डोनर का इस्तेमाल करेगी, ओवम सेल ले लेगी। चलो, मेल में भी हमने कह दिया कि चलो मेल का भी स्पर्म सेल नहीं बन रहा, ठीक है, तो मेल भी क्या करेगा? एक डोनर का इस्तेमाल करेगा। चलो, डोनर के फॉर्म में क्या ले लिया है? स्पर्म भी ले लिया, और क्या ले लिया? ओवम सेल भी ले लिया। फिर क्या करा देंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी वाला स्थिति लेकर आ जाएंगे, IVF करा दिया। यहाँ पे क्या बना दिया इसको? जाइगोट। और जाइगोट को उठा करके कहां डाल देंगे? इस महिला के गर्भ में, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे तरीके हैं हमारे पास, आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, अगर सॉल्व होने लायक हुआ तब। अब इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है आपका AI, ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधारण, वीर्यसेचन है, वीर्यसेचन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन किसके लिए है? वीर्यसेचन के लिए है। अच्छा, 1 मिनट लिखे हो ना, बाद में फरिया लेना अपना में, प्रोसेस हम समझ लें, हेते झोटा रखियो, सब फरियाना अपने में। देखो, अरे बस सुनो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो सबने लिखा होगा ना, हिंदी में क्या लिखा है बाद में खोजना। अरे बस करो, रुको, पहले समझ के खत्म करें, उसके बाद हम भी देखते हैं क्या होना चाहिए इसका। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या केस आता है कि जो स्पर्म होता है ना, वो स्पर्म फर्टाइल नहीं कर पा रहा है। अगर ओवम सेल को देखिए, स्पर्म क्या कर रहा है? फर्टाइल इसको नहीं कर पा रहा, तो नहीं कर पा रहा, तो डॉक्टर की सहायता से क्या किया जाता है कि इस स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया जाता है? इसके अंदर स्पर्म को लेकर के डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इसके प्लाज्मा सेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम होता है, ये देख नहीं सकते हैं, आपको भी पता है ना, तो ओवम सेल दिखाई देगा ना ही स्पर्म सेल दिखाई देगा, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है।